आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रखी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? सेंटर को आईएएस पर क्यों भरोसा नहीं है? पर्क्स जो है वो सेंट्रल सर्विसेज में इतने नहीं हैं जितने कि स्टेट सर्विसेज में एक आईएएस ऑफिसर को शुरू से मिलता है। 236 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हमारे भारत में, उनमें से 156 नॉन आईएएस ऑफिसर्स हैं। 15 से 20 साल सर्विस देने के बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। अगर आईएएस ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? ये सवाल आपसे मेंस में भी पूछा गया है। अगर कोई व्यक्ति जो कि रेलवे में 20-25 साल से काम कर चुका है, ये अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, स्टेट भी जल्दी आईएएस ऑफिसर्स को छोड़ता नहीं है। वो जय हिंद दोस्तों, अब सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही नहीं हमारे देश को चला रहे हैं। अब कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि हमारे देश के प्रगति में योगदान दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। जरा सोच के देखिए कि आपको सपना दिखाया गया है कि यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस बनो और एक दिन तुम किसी डिपार्टमेंट के हेड होगे, असीम पावर होगी, खूब सारी शक्तियां होंगी। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं सिस्टम के, आपको लगता है ऐसा कुछ तो है ही नहीं। मेरे अलावा और भी कई डिपार्टमेंट से जो हैं वो अब सेक्रेटरी लेवल के ऊपर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो डोमिनेंस थी वो अब सेक्रेटरी लेवल पर अब कम होती नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। डिटेल में जानते हैं इस वीडियो। ट्रेलर में आपने देखा है ना कि पीएम मोदी किस बाबू कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि आखिर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर और आईएएस नहीं पहुंचा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आईएएस के अलावा डिपार्टमेंट के और अदर ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है, और आजकल सेंटर को आईएएस पर क्यों भरोसा नहीं है और आईएएस खुद क्यों नहीं सेंटर रेप्यूटेशन लेना चाहते हैं। यह बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में इससे सवाल आ चुका है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाती तो क्या होता। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस गिलहरी जैसी शक्ल वाली एआई ऐप को आपसे मिलाना चाहता हूं। आप इससे दोस्ती कर लीजिए। मतलब इंग्लिश बोलने में अगर आपको झिझक होती है, घबराते हैं, आप बोलते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, आप पढ़ते हैं कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, तो आपके पास ये आपका एक दोस्त मौजूद है जिसका नाम है स्पार्की एआई। ये एक नई तकनीक है जिसको आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है स्पार्की एआई नाम से। मतलब इस ऐप को आप इंग्लिश को बेहतर करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके सीसैट में, आपके इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश का रोल आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो किसी माध्यम में अंग्रेजी कमजोर होती है, या अगर किसी और भाषा में है तो अंग्रेजी बहुत वीक होती है। इस ऐप से आप अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर फ्लुएंट में अंग्रेजी बोल सकते हैं और आपकी रीडिंग स्पीड ठीक हो सकती है। अगर यकीन ना आए तो आप इस वीडियो को देखिए। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले स्टोर का, और डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, द प्रिंट ने आरटीआई किया, उसमें यह पता चला कि 236 ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे भारत में वो पोस्ट पोजीशन मौजूद है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 80 पोजीशन पे आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं। बाकी की जितनी भी सीट्स हैं उस पे नॉन आईएएस ऑफिसर बैठे हैं। ये 10 सालों में ये ट्रेंड झुकता चला गया है। अब इसका कारण क्या है, डिटेल में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, 236 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हमारे भारत में, उनमें से 156 नॉन आईएएस ऑफिसर्स हैं। ये 2014 से पहले नहीं होता था। मतलब कि जो चार्म था कि आईएएस बनोगे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी में जाओगे, आईआरएस रहोगे तो बीच में ही रह जाओगे। पोस्टल सर्विसेज को तो कोई पूछता ही नहीं था, रेलवे को भी कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब जो है मोर एंड मोर अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन को होल्ड करने लगे हैं। ये वो पोजीशन है जो कि आज से कुछ साल पहले
पूरी लॉबी, आईएएस की लॉबी ही संभालती थी। आज की डेट में मात्र 80 ऑफिसर्स ऐसे हैं हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे जो कि डायरेक्ट आईएएस है। उसके बाद रेलवे, आईआरएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये वो लोग हैं जो कि आपके साथ ही एग्जाम देते हैं। आपसे कुछ मार्क्स कम था, इस वजह से इनको ये सर्विसेज अलॉट कर दी गई है और अब ये पहुंच गए हैं कहां पे? ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे। मेंस 2017, मेंस 2016, मेंस 2014 में 2016 में यह पूछ दिया गया कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक का जो ढांचा है और जो इनका कल्चर है, क्या ये हैम्पर कर रहा है, क्या ये बर्बाद कर रहा है हमारे सोशियो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट को? ऐसे पूछ दिया। 2017 में तो यह पूछ दिया कि सिविल सर्विसेज जो हमारे भारत में वो इस तरीके से डिजाइन था ताकि न्यूट्रलिटी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करें, लेकिन अब आज के परिवेश में ये लैक कर रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ये 2014 के बाद के सवाल हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स बन चुके हैं, सिविल सर्विसेज में हैं। ये एक एस्पिरेंट की नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि आपको मेंस में इसका आंसर लिखना है। तो अब आप सुनिए, अगर आप क्वेश्चन ऐसा आता है तो मेंस में कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है? ज्वाइंट सेक्रेटरी दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर जब यूपीएससी क्रैक करके अब आप आईएएस बनते हैं तो आप सबसे पहले एडिशनल कलेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद एसडीएम बनते हैं, तब जाके आप डीएम बनते हैं। इसमें लगभग आपका 3 से 5 साल चला जाता है। यहां के बाद जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग कहते हैं अब आप ब्यूरोक्रेसी में आ चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब सबसे पहले आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी बनेंगे, फिर डायरेक्टर, तब आता है ये हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये एक आईएएस ऑफिसर के करियर का सबसे मिडिल पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लगभग 15 से 20 साल सर्विस देने के बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। अच्छा, ज्वाइंट सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये पॉलिसी मेकिंग इसी लेवल से स्टार्ट होती है, इंप्लीमेंटेशन इसी लेवल से स्टार्ट होती है, कोऑर्डिनेट करता है एक ज्वाइंट सेक्रेटरी राज्यों के अलग अलग डिपार्टमेंट से, राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करता है और खुद प्रोजेक्ट लीड करता है। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का ये सपना है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, महिलाओं के लिए कुछ करूं, बुजुर्गों के लिए कुछ करूं, वातावरण के लिए कुछ करूं। तो ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट तभी कर पाएंगे जब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोजीशन पर जाके बैठेंगे और पॉलिसी को लीड करेंगे, प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। आज की डेट में क्या है कि अब एक आईएएस ऑफिसर भी यहां पहुंच गया है, अब एक आईआरएस ऑफिसर भी यहां पहुंच गया है, पोस्टल सर्विसेज ऑफिसर्स भी यहां पे अब पहुंच रहे हैं। पहले सिर्फ आईएएस ऑफिसर पहुंचा करते थे। रीजन देखते हैं क्या है। अगर आईएएस ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए, स्वच्छ भारत जितने भी भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम है, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला, फिर मनरेगा, ये सारे फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक आईएएस ऑफिसर जब वो एडिशनल कलेक्टर से होके जब वो डीएम तक लगभग इतने सालों तक जमीन से जुड़ा होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट में वो काम करता है, उसको बहुत कुछ पता होता है, एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट हैंड लोकल रियलिटी पता चलती है। और जब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोजीशन पे होगा तब वो भली भांति नियम कानून बना पाएगा लोकल रियलिटीज के लिए। ठीक है, पॉलिसी कोहेरेंस अक्रॉस लेवल, कोई बड़ी चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई, जैसे जीएसटी डाल दिया गया। ठीक है, तो जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था उस टाइम पर आईएएस ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान था कि राज्यों से साथ बात कर करके कैसे हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें हर स्टेट में। कोविड के टाइम पर जो कम्युनिकेशन चैनल है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर जब डीएम होता है तो जिले की हर एक डिपार्टमेंट आपको उसको रिपोर्ट करती है, यहां से उसको हर डिमेंशंस के बारे में पता चलता है, जिससे कोविड के टाइम पर अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर का पॉडकास्ट सुनेंगे तो उन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर चीजों को किया हुआ है, यह मदद करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट में हर राज्य में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपदा आती ही है, चाहे वो बाढ़ हो गया, चाहे वो लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। तो आईएएस ऑफिसर्स को सेंटर स्टेट से बात करके उनका काफी अच्छी तरीके से वो डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिव टीम वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जैसे
साइक्लोन फेनी हो गई, अम्फान हो गया, तो वो बेहतर बता सकते हैं यहां पर कैसे पॉलिसीज बनाएं और किस तरीके से इसको मिटिगेट करें। ठीक है, जैसे हमारे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे जिनका नाम था केबीएस सिद्धू, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इनका कहना है इस गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर जो है वो डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं, अब वो चार्म नहीं रहा है इस सरकार के अंदर, क्योंकि ये सरकार तो पहले शक करती है, किस बात पे शक करती है कि अगर ये आईएएस स्टेट काडर से होकर सेंटर में आ रहा है, मान लो कि ये अगर पंजाब से आ रहा है, ये अगर राजस्थान से, ये हरियाणा से आ रहा है, तो वहां पर ये 20-25 साल रहकर यहां आ रहा है सेंटर में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने, तो कहीं ना कहीं उसका एक बायसनेस होगी उस स्टेट के प्रति, तो जो पॉलिसी बनाएगा तो वो स्टेट के प्रति बायस्ड होगी, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के प्रति बायसनेस होगी। इस वजह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन आईएएस ऑफिसर्स पे कहीं ना कहीं एक शक की निगाह रखती है। वो ये कहते हैं, आईएएस ऑफिसर कहते हैं कि अब जो है वो वाली बात नहीं रही। 10 साल हो चुके हैं इस बात को, और पहले की बात कुछ और थी लेकिन अब की बात कुछ और है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे इतनी बड़ी इंप्लीमेंटेशन डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, अब वो आईएएस ऑफिसर्स के साथ नहीं होता है, तो ये एक दुख की बात है। एक और आईएएस ऑफिसर का कहना है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है ना, वो कोई डोमेन एक्सपर्टीज को चाहिए ही नहीं, यहां पर तो वो चाहिए जो कि एक जनरलिस्ट हो, जो कि काम करवा सके। और अगर आप यहां पर आईएएस ऑफिसर को नहीं डाल रहे हैं तो उसके मोराल को दिक्कत होगी, काफी प्रॉब्लम होगी। ये एक चैलेंज दिख रहा है। नाउ अब हम यहां पर ये देखते हैं कि क्या बेनिफिट हैं अगर हम सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स को यहां पे रखते हैं, जैसे कि रेवेन्यू सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज। दोस्तों ये जितनी भी सर्विसेज है ना, ये सेंटर में ही रहती हैं शुरू से, ये सेंटर के साथ ही काम करती हैं। इस सेंटर के साथ ही जो पर्क्स बेनिफिट इनको मिलते हैं ये उन्हीं के साथ मैनेज करती हैं। इनके पास कोई मंत्री संतरी का कोई दबाव नहीं रहता है और ये किसी राज्य के ऊपर बायस नहीं रहती हैं। ये सेंटर के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम करती हैं। इस वजह से अब बेनिफिट क्या क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कैंडिडेट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो ये डोमेन एक्सपर्टीज कहलाएंगे। जैसे अगर हमारे पूरे देश में, भारत में टैक्स के रिफॉर्म्स करने हैं तो आईआरएस ऑफिसर बेहतर तरीके से करा पाएगा, राइट। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड क्राइसिस मैनेजमेंट, रेलवे में अभी रेलवे हादसे हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो कि रेलवे में 20-25 साल से काम कर चुका है उसको बेहतर पता होगा लॉजिस्टिक्स के बारे में, कैसे हम और एफिशिएंट तरीके से इस पे इंप्लीमेंट करें, तो ये अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से उस डिपार्टमेंट की पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। वहीं बेटर पॉलिसी मेकिंग इन डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस को समझने वाला अगर कोई स्पेशलिस्ट आ जाए तो वो कितनी अच्छी से पॉलिसी बना सकता है ताकि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर कोई चुनौतियां ना आए। जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये हर अकाउंट्स में, हर डिपार्टमेंट में ऑडिट रखते हैं, तो जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी इन्हीं के डिपार्टमेंट से हो तो सोचिए कि किस लेवल का ये पॉलिसी बना सकते हैं कि कहीं कोई लूप होल ना हो। ये इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास एक ऐसे आईआरएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है सुशील चंद्रा। ये आईएएस नहीं थे लेकिन ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। इनको प्रमोट करके चेयरमैन बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और फिर ये चीफ कमिश्नर ऑफ भारत इंडिया के रहे भी थे। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किस तरीके से हम आईएएस की डोमिनेंस को सेंटर में ब्रेक करेंगे। अब आईएएस ऑफिसर भी रिलक्टेंट हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भाई तुम नहीं बुलाना चाहते हो तो हम भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका ये रीजन है कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, मतलब सारे डिपार्टमेंट को बुला के एक डिसीजन लिया जाता है और इससे आईएएस ऑफिसर्स के मोराल को दिक्कत होती है कि जो चार्म, जो बातें हमने पहले सुनी थी, जो पावर हमने पहले देखा था वो अब कहां गया, अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर को उस कमरे में नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन सेंटर में काम करने के लिए नहीं होती है। स्टेट लेवल कंफर्ट अथॉरिटी, स्टेट जो है वो आईएएस ऑफिसर्स को अपने हाथ पे रखता है, हथेली में रखता है, पावर्स, पोजीशंस, फैसिलिटी, पर्क्स वगैरह देता रहता है। और आईएएस जो है वो डीएम से होके आया है ना, लोकैलिटीज, पब्लिक और थोड़ा सा पॉम्प एंड शो भी रहता है, विजिबिलिटी ज्यादा रहती है सेंटर से। दूसरी चीज,
स्टेट भी जल्दी आईएएस ऑफिसर्स को छोड़ता नहीं है, वो भी रिलक्टेंट है कि हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आपसे हमारी सांठगांठ हो गई है, आप राज्य सेंटर से अच्छे से बात कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस नजर आता है। दूसरा है डिमिनिशिंग इंसेंटिव। जैसा मैंने पहले बताया कि रोल्स ऑफ बेनिफिट पर्क्स जो है वो सेंट्रल सर्विसेज में इतने नहीं हैं जितने कि स्टेट सर्विसेज में एक आईएएस ऑफिसर को शुरू से मिलता है। तो एक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईएएस ऑफिसर के लिए। आई होप चीजें अब आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। रिसेंटली हमने करंट अफेयर के बैच को भी लॉन्च किया था और ये बैच काफी अच्छा चल रहा है। इसके सक्सेसफुल होने के बाद हमने इसको कंटिन्यू करने का सोचा कि वीक में एक क्लास होगी जहां पर आपके करंट अफेयर के नोट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड मेंस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और इंटरलिंकिंग ऑफ करंट अफेयर फ्रॉम जीएस 1 2 3 4, किस तरीके से हम करंट अफेयर को अपने लाइफ में अच्छे से इंप्लीमेंट करें और साथ में आप यूपीएससी में कभी भी डाउट ना आए करंट अफेयर से रिलेटेड। तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस हफ्ते में एक दिन होती हैं, पूरे हफ्ते का मंथन करके आपको एनालिसिस की जाती है, चाहे वो योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी या फिर न्यूज़पेपर से हो गया हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप अपने विचार बताइएगा इस टॉपिक पे कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।